नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। महिला क्रिकेट के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। विमेन आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की बोली लग रही है और कुल 5 टीमों को 400 से ज्यादा खिलाड़ियों के बीच अपने खिलाड़ी चुनने हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन महिला खिलाड़ियों ने लंबा सफर तय किया है। उनका सफर पुरुष क्रिकेटरों के मुकाबले काफी सख्त रहा है। वो पहले अपने डर से लड़ी होंगी, फिर अपने परिवार से, फिर समाज से, फिर तमाम तरह के तानों से। इनमें से कई लड़कियों की कहानियां दिल छूने वाली है, कई को करोड़ों की रकम मिल रही है और इस पूरे ऑक्शन के कई पहलू हैं जो इनके खेल को भी बदलेंगे, इनकी हैसियत को भी, इन्हें और प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि किन खिलाड़ियों को किन टीमों ने किस कीमत पर खरीदा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताते हैं कि सबसे पहला जो ऑक्शन हुआ है वो स्मृति मंधाना का हुआ है। 3 करोड़ 40 लाख रुपए में बेंगलुरु की टीम ने स्मृति को खरीदा है। भारतीय खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर रही हैं दीप्ति शर्मा और जमाइमा रॉड्रिगेज जो हैं, उन्हें 2 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया है। शेफाली वर्मा की अगर यहाँ पर बात करें तो उन्हें दिल्ली की टीम ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। पूजा वस्त्राकर और ऋचा घोष जो हैं, उनको 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा गया है। कप्तान हरमनप्रीत कौर को 1 करोड़ 80 लाख रुपए में मुंबई की टीम ने खरीदा है। तो यहाँ पर बेहतरीन बोली जो है वो लगी है। 12 करोड़ का जो पर्स था वो था यहाँ पर। तो ऐसे में अभी ये जो ऑक्शन है ये चल रहा है और देर तक चलने वाला है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे साथ और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रही हैं। हमारे साथ क्रिकेटर वैशाली माथुर जुड़ने जा रही है। वैशाली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। वैशाली, एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन आज माना जाएगा महिला क्रिकेट के लिए, क्योंकि अब पूरी तरह से महिला क्रिकेट जो है वो बदलने जा रहा है। आप कैसे देख रही हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि जब हम खेलते थे तो उस टाइम पे मेंस अब आईपीएल देखते थे और हम भी सोचते थे कि नहीं, हम कब हमारा भी वुमेन आईपीएल होगा। एंड उसके बाद बीसीसीआई ने हमारी 3 टीम्स बनी वुमेन आईपीएल के लिए लीग की। उसके बाद उन्होंने स्टेप लिया कि नहीं, वुमेन का भी एक टीम बनाएंगे आईपीएल। और आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे टीम बन आईपीएल स्टार्ट हुआ गर्ल्स का। एंड उसमें एक चीज़ और बेनिफिट है गर्ल्स के लिए कि लाइक कुछ लड़कियां हैं जो खेलना चाहती हैं एक्चुअल में, बट उनके पेरेंट्स खेलने नहीं दे उनको देना चाहते। एंड इस आईपीएल की वजह से, ऑक्शन की वजह से, मेरे को जहाँ तक लगता है कि उन लड़कियों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो भी अब स्टार्ट करें अपना करियर इन क्रिकेट और आगे बढ़ें। बिल्कुल। तो जिस तरह से आप कह रही हैं, क्योंकि अब तक महिलाओं के लिए क्रिकेट को उस तरह से देखा नहीं जा रहा था, लेकिन अब 2017 के बाद से कहा जा सकता है कि तस्वीर थोड़ी बदली है और अब तो जो मैच फीस है वो भी पुरुष क्रिकेटरों के बराबर कर दी गई है। तो अब जो लोग पीछे हटते थे अब वो भी उसे एक करियर के तौर पर देखेंगे और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल लगता है। क्योंकि अ, एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लोग बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं खेलने देंगे आपको, क्योंकि कुछ कैरियर ही नहीं है इसमें लड़कियों का। लड़कों में ही कैरियर है। अब आज की डेट में ऐसा नहीं है, कैरियर दोनों में है, बॉयज हो गर्ल्स हो। क्रिकेट एक सिर्फ मेन गेम नहीं रह गया, वुमेन गेम भी है अब। सो अब मैं यही कहूंगी कि जितनी भी लड़कियां हैं जो रियली खेलना चाहती हैं, उनके पेरेंट्स से भी मेरी यही दरखास्त होगी कि उनको अब खेलने का मौका दिया जाए और हो सकता है कि वही लड़कियां आपका नाम रोशन करें। बिल्कुल वैशाली, कहीं ना कहीं ये मलाल है कि शायद कुछ और पहले अगर ये विमेन आईपीएल आ जाता तो आप भी उसमें आज हिस्सा होती। जी बिल्कुल, ये तो मलाल है ही मुझे। क्योंकि मेरे को जब मैं खेलती थी तो मुझे भी ऐसा मैंने सोचा था कि वुमेन आईपीएल हो और मैं भी खेलूं और वो ड्रीम मैं पूरा करूं। बट कहीं ना कहीं एक दिल के कोने में मुझे बहुत खुशी भी है कि मैंने वो ड्रीम पूरा नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। बट देयर आर मेनी गर्ल्स जिनका ड्रीम पूरा हो रहा है और एक्चुअली वो पढ़ उसको खेल रहे हैं, उसको जी रहे हैं। और इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ हो नहीं सकती। और एज अ प्लेयर आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ लड़कियां हैं जो जैसे कि जैमिमा जो उभरते हुए सितारे हैं, और शिफाली अभी अंडर 19 है शिफाली, और वो ऑक्शन में उसको लिया गया है और आईपीएल में है। अभी वो जस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आई हैं, चैंपियंस रहे हैं। और भी जैसे यूपी के प्लेयर्स हैं और डीडीसी के प्लेयर्स हैं, श्वेता शेरावत, ये सब भी हैं। और इन सब से, ये मेरे जूनियर हैं कुछ बच्चे, बट उसमें से मुझे लगता है कि अगर ये और अच्छा खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो जितना नाम वुमेन आईपीएल का रोशन हो रहा है उससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। हाँ, एक मलाल है, बट उसके साइड बाय साइड मुझे बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा खुशी आईपीएल स्टार्ट होने की है।
बहुत और बड़ी बात मैं है शिफा, बीसीसीआई वैशाली, जो बात आप कह रही हैं कि भले ही आप उसका हिस्सा ना हो पाई हो, अगर आपके वक्त में आता तो आपको अच्छा लगता, लेकिन आप इस बात से बेहद खुश हैं कि अब कम से कम महिला क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ रहा है। वैशाली, आपके सफ़र के बारे में हमें बताएं, क्योंकि इस मुकाम तक जब कोई क्रिकेटर पहुंचता है और खासकर महिला क्रिकेटर पहुंचती है, वो रास्ता आसान नहीं होता, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कई बार समाज जो है वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता कि खेल में क्या रखा है, कुछ और चीज़ में करियर बनाओ। आपका सफ़र कैसा रहा, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा सफर उतना खास नहीं रहा, लेकिन हाँ ये है कि उस टाइम पे जब मैं गली क्रिकेट खेलती थी बॉयज के साथ, मेरे डैड ने मुझे देखा एंड ही वाज द ओनली वन, एंड माय मदर, दे सॉ मी कि नहीं ये लड़की अगर खेल रही है तो मुझे, दोनों मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अप्रिशिएट किया, उन्होंने मेरे को एक एकेडमी में डाला और मेरे कोच एन शर्मा सर ने बहुत मेरी हेल्प करी उसके बाद। बट हाँ, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि पेरेंट्स या फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता। मुझे उस चीज़ का एक प्रॉफिट है मेरे को, जिसे कहते हैं कि हाँ हम, मेरे को उस चीज़ का एक साथ मिला है मेरे पेरेंट्स की वजह से। और बाकी बात रही वर्ल्ड की, लोग क्या कहेंगे, लोगों ने बहुत कहा है मेरे को कि लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बट उस सबको मैंने एक माइंड में सोचा समझा, उसके बाद मैंने सोचा लोगों का काम ही है बोलना, एक कहावत भी है इससे। तो मैंने वही कहावत सोची कि ये लोग कहते हैं, लोगों को बोलने का मौका मिल, अगर हम नहीं करके देंगे, अच्छा नहीं खेलेंगे तो लोग कहेंगे, अगर हम अच्छा करेंगे तो वही लोग जो बोल रहे हैं वो बंद भी हो जाएंगे उनके मुंह। तो इससे बेटर है कि मुझे लगता है कि हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और उसके बाद जब मैंने स्कूल नेशनल खेला, आई वॉज द यंगेस्ट प्लेयर दैट टाइम, और मुझे बोला गया कि नहीं आप बहुत छोटे हो, हम आपको नहीं रख सकते। वहां पे एक मेरे को लगा कि नहीं, शायद मैं बहुत छोटी हूँ इसलिए। लेकिन हाँ, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकती, मैं छोटी हूँ। मैंने हमेशा यही सोच के माना कि मैं छोटी हूँ, इसलिए मेरे को अभी चांस नहीं मिल रहा, मेरे को नेक्स्ट चांस जरूर मिलेगा। और मुझे हमेशा इसी चीज का सबसे ज्यादा मुझे बोला गया है कि जैसे मेरा वमेंस सीनियर रानी झांसी में मेरे को, मैं सिलेक्शन के लिए गई थी, मेरे को 4 to 5 टाइम्स वहां पे रिजेक्ट किया, जी। यही बोल के कि मैं, एज मेरी बहुत छोटी है इसलिए हम आपको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। बिल्कुल। मेरे साथ मोस्टली यही चीजें हुई हैं। हाँ, मैं सबसे छोटी थी, बट ठीक है, एक जब हम अपने आप को, मेरे को एक चांस मिला तो मैंने अपने आप को प्रूव किया। शायद कहीं ना कहीं सिलेक्टर के मन में ये भी होता है कि अभी बहुत छोटा है बच्चा, नहीं कर पाएगा, बट आज की जनरेशन में ऐसा सिलेक्टर्स नहीं सोचते, बट हमारे टाइम पे ऐसा सोचते थे। बिल्कुल, तो बट वक्त भी अभी बदला है काफी, कहीं ना कहीं, वैशाली, आपको लगता है। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपके परिवार का सपोर्ट रहा, लेकिन बहुत सी ऐसी खिलाड़ी भी होंगी आपके आसपास, आपकी साथियों में, जिनको परिवार का भी सपोर्ट नहीं मिला होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी क्रिकेट को फॉलो किया होगा, उनके लिए भी मुश्किलें रही होंगी। हाँ जी, कुछ तो मुश्किलें रही होंगी पेरेंट्स के लिए भी, बट एंड देन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ आईपीएल स्टार्ट हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आई कांट बिल्कुल एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। बिल्कुल वैशाली, और हम भी बहुत खुश हैं कि अब क्रिकेट जो है महिलाओं के लिए खासकर वो बदलने जा रहा है, और इसी के चलते अब ये भी उम्मीद करते हैं कि सोच बदलेगी लोगों की इसको लेकर, और अपनी बेटियों को लोग आगे लेकर आएंगे। वैशाली, बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी कहानी भी आपने हमारे साथ साझा की और ये बातचीत के लिए। तो इस तरह से अब महिला क्रिकेट का सफ़र जो है वो आगे बढ़ने जा रहा है। ऑक्शन जो है आज चल रहा है और कई खिलाड़ियों की को बेहतरीन कीमत जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई है, और अब इस तरह से माना जा रहा है कि खिलाड़ी जो हैं और प्रतिस्पर्धी बनेंगी, और साथ ही अब नए चेहरों को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का अब हम रुख करते हैं। संसद के बजट सत्र का पहला चरण सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच बिना किसी कामकाज के ही खत्म हो गया। विपक्ष ने निलंबित कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन पर पुनर्विचार करने की मांग तो की, लेकिन सरकार ने कह दिया कि पहले माफी मांगनी होगी। अब बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और गतिरोध जारी रहा। विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के बीच विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उनके भाषण के कुछ अंशों को एक्सपंज करने पर ऐतराज जताया। राज्यसभा चेयरमैन बार बार विपक्षी सांसदों से शांति की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष पर असर नहीं हुआ।
I rise today with a heavy heart, expressing my anguish over the bent way in which the parliamentary traditions and rules of procedure, the undemocratic, unparliamentary words expunged of my remarks in regarding to our speeches on motion of thanks on the President. एक बताऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से। यदि अगर जो मैंने आंखों से देखा है प्राइमरी मटेरियल के अंदर, आप स्तब्ध रह जाएंगे। आई हैव टेकन द मोस्ट लीनियंट कोर्स। सुनिए सुनिए, जो कुछ देखा है, हाउस में वीडियो पहले भी बना है, जो कुछ देखा है, मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझे मजबूर मत कीजिए। वो सब कहने के लिए कि कैसे किया गया, किसने किया गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा के सभापति से पार्टी की सांसद रजनी पाटिल को बजट सत्र की बची हुई अवधि से सस्पेंड करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। तो मेरा एक विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि एक महिला सदस्य, भद्र महिला, बहुत अच्छी महिला है सब, उन्होंने आप निलंबन हो गया तो पुनर्विचार का अधिकार आपको है। और सुनिए, आपको तो अधिकार है कि आप नेता सदन को बाहर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं सर, आपका असीमित अधिकार। तो विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि विचार कर लें। जिस प्रकार से पूरे विपक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को होने नहीं दिया, जो आप सबका व्यवहार पूरे देश ने टेलीविजन पे देखा, दुनिया ने देखा, और जिस प्रकार से आपने अभद्र व्यवहार किया, जिस प्रकार से उनको तकलीफ दी और उनको लगभग सवा घंटे तक यहाँ पे आपका जो व्यवहार रहा वेल में रहकर, उसकी माफी मांगिए, उसके लिए आप पश्चाताप करिए। उस पश्चाताप के बाद फिर आप मोशन लेके आइए। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव दिखा है, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। जाहिर है, आने वाले दिनों में अगर इस टकराव को खत्म करने के लिए गंभीरता से पहल नहीं की जाती है, तो इसका असर 13 मार्च से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण पर भी पड़ सकता है। संसद भवन से सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आज आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं पर भी फैसला नहीं है, वो मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चल रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप यह है कि केंद्र सरकार जानबूझकर जम्मू कश्मीर में चुनाव करने में देरी कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट के परिसीमन के कवायद को बरकरार रखने के फैसले के चलते इस साल वहां चुनाव करवाए जाएंगे? केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले का असर चुनावों के होने या ना होने पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने कभी केंद्र द्वारा लिए गए फैसले यानी परिसीमन को रोका नहीं था। उस पर परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, वोटर लिस्ट भी छप चुकी है। चुनाव को लेकर आखिरी फैसला चुनाव आयोग लेगा। उधर राजनीतिक दलों का भी कहना है कि इस फैसले का कोई फर्क उनकी राजनीति पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने परिसीमन को पहले ही नकार दिया था। उनके साथ आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं का मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने अभी भी चल रहा है। सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन को हमने सिरे से रिजेक्ट किया हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बारे में क्या फैसला आता है, और जो रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, 370 पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग है। तो जब वो चीज़ें पेंडिंग है तो इस पे वो फैसला कैसे दे सकते हैं? तो ये तो एक डिलिमिटेशन तो एक टैक्टिकल रिगिंग का एक प्रोसेस था, जो इलेक्शन से पहले रिगिंग करनी होती है, वो उन्होंने किया। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया। इस बार जम्मू और कश्मीर में असेंबली चुनाव बदले माहौल में होगा। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद राज्य में पहली बार चुनाव होंगे। 1995 में जम्मू कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन हुआ था।
और विधानसभा सीटें 76 से बढ़ाकर 87 कर दी गई थीं। इनमें जम्मू में 37, कश्मीर में 46 और लद्दाख में 4 सीटें थीं। लेकिन लद्दाख को अलग केंद्रीय शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटें रह गई थीं। परिसीमन के बाद कुल सीटों की संख्या 90 हो गई है। वैसे विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर जम्मू कश्मीर में चुनाव करने के लिए देरी कर रहा है। जब से 370 हटा है और जो सिचुएशन है और जिस तरह से टारगेट किलिंग कश्मीरी पंडितों की हो रही है, हम लोग सब चाहते हैं, लेकिन जो परिसीमन हुआ उससे हम लोग तो सेटिस्फाइड थे नहीं। उन्होंने सरकार की जो मंशा थी, जो भाजपा सरकार है, वो मंशा दिख रही थी। उन्होंने सीटों को भी बढ़ाया है, लेकिन जिस मंशा से किया है वहाँ पर जो जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हमारे सारे जो अलायंस पार्टी के लोग हैं, वो लोग भी उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन तब भी हम ये चाहते हैं कि आप इलेक्शन कराइए और उसको इमीडिएट कराइए। अब देखना ये है कि ये कब तक इलेक्शन कराते हैं। पिछली बार चुनाव जम्मू कश्मीर में 2014 में हुए थे, तब लद्दाख उसका हिस्सा था। पिछले 3 सालों में वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन बदली है, भौगोलिक स्थिति भी बदली है और साथ में निर्वाचन क्षेत्रों की जो एक तस्वीर है वो भी बदली है। जाहिर है इस बार जब चुनाव होंगे तो समीकरण जो हैं वो नए होंगे और साथ में नतीजे भी जो हैं वो नए होंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और एक बड़ी खबर आई है IIT बॉम्बे से, जहां पर एक छात्र ने खुदकुशी कर ली है। ये घटना कल यानी रविवार दोपहर की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्र अहमदाबाद का रहने वाला था और पवई में IIT में BTech कर रहा था। छात्र ने सिर्फ 3 महीने पहले ही दाखिला लिया था और शनिवार को उसके सेमेस्टर हुए थे। पवई पुलिस ने हादसे से मौत का केस दर्ज कर लिया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। सोहित, एक दुखद खबर यहाँ पर IIT बॉम्बे से आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र 18 साल की इस छात्र की उम्र थी और अभी सिर्फ 3 महीने पहले ही इसने दाखिला लिया था। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अदिति, ये काफ़ी ही हैरान करने वाली और दुखद खबर है। IIT बॉम्बे में एक तो इस छात्र ने 3 महीने पहले ही दाखिला मिला था, जैसे कि आपने कहा, और वहाँ पर BTech की पढ़ाई ये कर रहा था। दर्शन सोलंकी इनका नाम था, 18 साल के थे और 7वें मंजिल से रविवार दोपहर को कूद कर इन्होंने आत्महत्या की। अब 3 महीने पहले जिस तरह से हम कह रहे हैं कि उनकी दाखिला हुई थी, शनिवार के दिन जो पहला सेमेस्टर है उसका आखिरी एग्ज़ाम खत्म हुआ और रविवार के दिन उन्होंने आत्महत्या की है। अब क्या वजह है इस आत्महत्या की, ये पता नहीं है। पुलिस की ओर से एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल की गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे उनके छात्र हो, उनके आसपास के जो रहते थे दर्शन के साथ में, या फिर और सारे लोग हों, सभी से अभी फ़िलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये 18 साल के छात्र ने आत्महत्या की है, कहीं ना कहीं इससे सवाल उठने लगे हैं। अब 2-3 तरीके की चीज़ें सामने आ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि मामले की जांच चल रही है, लेकिन IIT बॉम्बे में जो एक गुट है उनका कहना है क्योंकि ये अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उसे एक तरह की वजह माना जा रहा है इस आत्महत्या का। दूसरी वजह जो पुलिस जांच करे वो ये है क्योंकि परीक्षा खत्म हुए थे और छात्र ने आत्महत्या की है, तो शायद उसकी पढ़ाई सही से नहीं हुई या सही से पेपर नहीं गए, उसे भी एक आत्महत्या की वजह मानी जा रही है। जैसे कि मैंने कहा, ये सारी चीज़ें एक तरीके के, हम जिस तरह से कहते हैं, ये एंगल हैं जिसके ज़रिए पुलिस जांच कर रही है। अब पुलिस हर तरीके से जांच करती है, जब उनकी जांच पूरी हो जाएगी तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या है। लेकिन जो भी वजह हो, 18 साल के एक छात्र ने आत्महत्या की है, जिससे जो मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें या फिर मेंटल हेल्थ की बात करें, उसे लेकर कितना काम करने की ज़रूरत है ये पता चलता है। IIT बॉम्बे जैसे प्रसिद्ध जगह पर आप एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर छात्र आत्महत्या कर रहे हैं तो ये काफ़ी चिंता की वजह है और काफ़ी चिंता की ये विषय है। इसके ऊपर क्या कुछ किया जाता है ये देखना काफ़ी अहम है। अदिति, बिल्कुल सोहित, अपडेट के लिए हम आपके पास आएंगे। जिस तरह से सोहित कह रहे हैं कि इस पर अब क्या कुछ किया जाएगा ये देखना काफ़ी अहम होगा। आगे बढ़ रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, जहां से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुर्सी फेंकी गई है। दरअसल समाधान यात्रा पर बिहार के औरंगाबाद आए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहां पर कुर्सी फेंकने की बात सामने आई है। ये घटना बारूण प्रखंड के कंचनपुर की है। कंचनपुर में मुख्यमंत्री पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और उद्घाटन करने के दौरान ही किसी ने ये कुर्सी फेंकी जो उनके सामने आकर गिरी है।
माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का जिंदाबाद के नारे खूब लगाए जा रहे हैं और कोई कुछ भीगा है कोई तो उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति भी देखने को मिल रही है। और अब आपको त्रिपुरा लिए चलते हैं, जहां पर बहुत नजदीक आ चुके हैं चुनाव। 16 तारीख को मतदान होने जा रहा है और बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है यहां पर सत्ता में वापसी करने के लिए। प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा था, आज अगरतला वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कहा कि पूरा त्रिपुरा कह रहा है कि फिर एक बार बीजेपी की सरकार। प्रधानमंत्री ने एक रैली में ये भी कहा कि त्रिपुरा ने चंदा और झंडा कंपनी को रेड कार्ड दिखा दिया है। रैली के बाद हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने वहां पर लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ लोगों का कहना है त्रिपुरा के, वो आपको सुनवाते हैं। तो ये निकाल के घर ले जाके क्या करोगे? उसका पूजा करेंगे हम। पूजा करोगे? क्यों सर, हम तो हर समय मेरे मिलते नहीं मोदी को, तो घर में लेके जगह हर शाम सुबह में देख सकूंगा, इसलिए। सर, क्या सबसे बड़ी बात लगी आपको प्रधानमंत्री की स्पीच की? यस, बड़ी अच्छा लगती है। अच्छा लगेगा? क्या अच्छा लगा? वो उसका बात क्या बात बोला है? देश के प्रगति के लिए, त्रिपुरा का उन्नति के लिए जो वादा किया सब कुछ पूरा हो गया, इसीलिए भाजपा को मतदान देना होगा। आप हमेशा से बीजेपी वोटर थे? यस। आई मीन इससे पहले 2018 नहीं, मैं 18 से दिया। 18 से बीजेपी को दिया? उससे पहले किसको देते थे? कांग्रेस को देता है। कांग्रेस को देते थे? जाजापुर को देता है। तो कांग्रेस का वोटर बीजेपी पे आ गया? बाटपार कांग्रेस के साथ क्यों जाएगा? ये तो गद्दार है, कांग्रेस गद्दार है। जो लोग अच्छा करेगा उसके साथ जाएगा। जो अच्छा करेगा। तो आप लोग 2018 से पहले भी बीजेपी को वोट करते थे या 2018 के बाद किया बीजेपी को? हम लोग 2018 को भी किए और फ्यूचर में भी करेंगे। उससे पहले किसको वोट करते थे? उसके पहले हम लोग कांग्रेस सपोर्टर थे। कांग्रेस सपोर्टर थे, तो अभी आप बीजेपी सपोर्टर हो गए? जी। क्यों कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी पे आए? बिकॉज कांग्रेस जब प्रेजेंट तब गवर्नमेंट में थे, उन लोगों ने कोई डेवलप नहीं किया। दे वेयर हैविंग फ्रेंडशिप विद द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और उन लोगों ने सिर्फ फेक प्रोमिसेस किया कि वो लोग उन्नति करेंगे। और त्रिपुरा के बाद अब राजस्थान की बात करते हैं। वहां पर भी चुनाव है, लेकिन थोड़ा अभी वक्त है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने इस साल के बजट में कई लोक लुभावन वादे करके चुनावी बिगुल बजा दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट भाषण को लेकर जरूर विवादों में घिर गए और वो लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। साथ ही चुनाव में पार्टी को एकजुट रखना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। एनडीटीवी से बातचीत में गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। सौरभ शुक्ला से उनकी बातचीत। कांग्रेस की नीतियां हैं, कार्यक्रम में सिद्धांत हैं, उनमें विश्वास जब सबका है तो आप मान के चलो सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। कॉमन जब हमारी विचारधारा है, सबकी नीति हमारी कॉमन है, प्रोग्राम हमारे कॉमन है, सिद्धांत कांग्रेस के हैं जो महात्मा गांधी के ज़माने के दिए हुए हैं, तो हम क्यों नहीं मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्यों आशंका होती लोगों को? बीजेपी वाले मुद्दा बनाते हैं इस बात को। बीजेपी खुद बिखरी हुई यहाँ पर। ऐसी बिखरी बीजेपी हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं होगी जो राजस्थान के अंदर है, पता कर लीजिए आप। तो आप ये कह रहे हैं कि जब वो आपके और सचिन के इशू बनाते हैं अलग अलग, तो आप कह रहे हैं बीजेपी के अंदर बिखराव है, कांग्रेस के अंदर नहीं? कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं, हम सब मिलकर चल रहे हैं। तो कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं है, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी कांग्रेस के प्रमुख मुद्दे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में बड़ा संदेश गया है। राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी ऐतिहासिक, भारत जोड़ो यात्रा, महंगाई, बेरोजगारी, प्यार, मोहब्बत, शांति, भाईचारा, अमीर गरीब का जो गैप बढ़ रहा वो नहीं बढ़ना चाहिए, वो मुद्दे हमारे हैं। और राहुल गांधी जी ने पूरे देश को मैसेज दे दिया है, चाहे जिन राज्यों में नहीं निकली यात्रा वहाँ भी दे दिया, घर घर में। वो सब समस्या पूरे देश की है। देश में प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। अगर विकास करना, देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो मैसेज चला गया महंगाई का भी, बेरोजगारी का भी, उसी को आधार बनाए हुए हैं। और एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दवा कंपनियां जो हैं ऑनलाइन, उन्हें अब दवा भेजना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उन्हें भेजा गया है नोटिस। क्या है पूरी खबर, ब्रेक के बाद।
दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर अब सरकार सख्त है। ई फार्मा कारोबार से जुड़ी 20 कंपनियों को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि इसमें जिन राज्यों में ई फार्मा दवाई बेच रही हैं वहां का लाइसेंस होना जरूरी है और साथ ही जिन दवाओं के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी है वो भी ऐसे ही बेची जा रही हैं। परिमल कुमार की एक खास रिपोर्ट। हो सकता है कि अब घर बैठे आपके पास दवा की डिलीवरी न हो पाए। केंद्र सरकार का महकमा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन दवा की बिक्री पर सख्त है। लिहाजा टाटा 1mg, प्रैक्टो, अमेजन, फ्लिपकार्ट सरीखी बड़ी कंपनियों से लेकर 20 ऑनलाइन दवा कारोबारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि कंपनियां नियमों की अनदेखी कर रही हैं। इसमें जिन जिन राज्यों में ई फार्मा दवाई बेच रही है वहां का लाइसेंस होना जरूरी है। साथ ही जिन दवाओं के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी है वो भी ऐसे ही बेची जा रही हैं। शुरू से गवर्नमेंट के ऑनलाइन के अगेंस्ट हैं क्योंकि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा है। उसमें तो एक तो लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है, दूसरा आपका हेल्थ का डाटा, कंट्री का हेल्थ का डाटा वो पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जा रहा है और इंटरनेशनली उसका मिसयूज हो सकता है। लीगल लॉ में प्रोविजन नहीं है। बच्चे नशे की दवाइयां मंगा रहे हैं, शेड्यूल एक्ट के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाई नहीं बेच सकते। फार्मिस्ट के सामने प्रेजेंस में दवाई बेचनी चाहिए। तो ऐसे जो ड्रग एक्ट के नंबर ऑफ प्रोविजंस हैं ये लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। डीसीजीआई की जो आपत्ति है, एक आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि देखिए यहाँ पे ये दवाइयाँ हैं, ये शेड्यूल एच की कैटेगरी में आती हैं और ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती हैं। या फिर आप देखिए कि यहाँ पर भी आपको एक दवाई यहाँ मिलेगी, ये भी लिखा हुआ है साफ तौर पे कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जा सकती। यहाँ पे भी बहुत सारी दवाइयाँ लगी हुई हैं जो शेड्यूल एच, H1 या X कैटेगरी की हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जा सकती। लेकिन आरोप इस बात को लेकर भी है कि ऑनलाइन दवाई कंपनी जो है वो इन दवाइयों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही लोगों तक पहुंचा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 16 राज्यों के हाई कोर्ट में ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर मामले हैं। इतना ही नहीं, डीसीजीआई को भी समय समय पर ऑनलाइन दवा कारोबार को लेकर शिकायतें मिली हैं। उधर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने ऑनलाइन दवा कंपनियों के मुद्दे पर 15 फरवरी को हल्ला बोल की घोषणा की थी, मगर स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद इसे टाल दिया गया। दवाओं का मूल्य का निर्धारण एनपीपीए द्वारा किया जाता है। एक निर्धारित मार्जिन के बाद ही दवा विक्रेता 8, 16, 10 और 20% मार्जिन डी कंट्रोल पे लेकर दवा का व्यवसाय करते हैं। देश के दवा कानून की कई धाराओं का उल्लंघन करती हैं जो फॉर्म 61 में दी गई हैं। इसके अलावा जो रूल 65 एंड 65(9) और 65(10). ऑनलाइन ने बाजार से अलग बड़े डिस्काउंट के दरवाजे ही नहीं खोले, बल्कि दवाई के लिए काउंटर दर काउंटर भटकने की मजबूरी को भी विराम दिया। पर बात जब नियम, कायदे, कानून और आम लोगों के नफा नुकसान की हो तो अंतिम निर्णय सरकार का है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में 5 दिनों के एरो शो की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस मौके पर उन्होंने देश के डिफेंस निर्यात को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने HAL के फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के गुरुकुल फॉर्मेशन का नेतृत्व भी किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस शो में 98 देशों के 100 से ज़्यादा डिफेंस कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 700 से ज़्यादा कंपनियां भारत की ही हैं। इस शो में 32 देशों के रक्षा मंत्री और 29 देशों के वायुसेना प्रमुख भी शामिल हैं और ये 14वां संस्करण है और जिसमें कई बड़े एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। F-21 है, C-130J ट्रांसपोर्ट है, MH-60R रोमियो है, मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। ग्रुप कैप्टन GL ढिल्लों piercing into the blue skies of Bengaluru.